हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहाँ पर हम ज्ञान के साथ इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के बाद पूरे वीडियो में करते हैं। तो मेरे भी इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखना होगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलें, आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। So next transport, water transport. वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडियाज का जो ट्रांसपोर्ट है, फॉरेन ट्रांसपोर्ट जो कंट्रीज को हम करते हैं, वो हमारी कोस्टल लाइन के थ्रू करते हैं। सबसे अच्छी बात जो है, ये बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इससे हम बहुत सारा हैवी एंड बल्कि जो गुड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं एज ए कंटेनर। और एक फ्यूल एफिशिएंट भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान एक बार में चला जाता है। साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो इससे नुकसान नहीं होता है। जो वाटरवेज है, जो इनलैंड वाटरवेज है, वो ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि पुराने समय पर भी इसका काम में लिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एट प्रेजेंट में भी ट्रांसपोर्ट में है, साथ में इंक्लूडिंग उसके साथ बोट्स है, राफ्ट्स है, सेलिंग्स होगी है। तो ये क्या कर रही है, ये हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट को और डेवलप कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। साथ में जो हमारी कोस्टल लाइन है, ये कितनी है, 14,500 किलोमीटर। तो ये हमारी जो कोस्टल लाइन है, जो लेंथ है, ये हमारे को बहुत हेल्प करती है नेविगेशन के लिए, यानी एक जगह से जो पोर्ट्स पे सामान लाने के लिए और ले जाने के लिए। तो इंडिया के लिए एक तो ये फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि इससे हमें हमारे एनिमीज से भी सपोर्ट मिलता है, यानी उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है, प्लस ये हमें बिजनेस करने के लिए भी हेल्प करता है। साथ में हमारे पास नेशनल वाटरवेज, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से है, नेशनल वाटरवेज, वो हमारे पास 5 हैं। अभी हम 3 में जो ये मेन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देख रहे हैं। फर्स्ट नेशनल वाटरवेज जो है, नंबर 1 वो गंगा से इलाहाबाद वाला है, सेकंड ब्रह्मपुत्र वाला है, और थर्ड जो वेस्ट कोस्ट कैनाल जो केरला का है वहां का है। तो ये 3 हैं। वैसे हमारे पास 5 नेशनल वाटरवेज नंबर 5 हैं। तो हमने इसके एडवांटेजेस भी देख लिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम इसमें बहुत सारा जो कैरी बल्कि गुड्स, हैवी गुड्स है, उसको बहुत कम कॉस्ट पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो ये है हमारे पास वाटरवेज। साथ में आपके पास इसमें कुछ पोर्ट्स के लिए भी है, जो मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स अवेलेबल हैं। यानी हमारा जो 95% ऑफ द इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, वो मेजर पोर्ट्स के थ्रू ही किया जाता है। तो इनके बारे में आपके पास सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, उनकी सबकी कोई ना कोई क्वालिटी है। जैसे मुंबई का है, वो बिगेस्ट पोर्ट है, कांडला वाला है, वो फर्स्ट पोर्ट है। तो इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट आपके साथ एग्जाम में आ जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पोर्ट है, और उसको ही आपको मैप में शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एयरवेज। एयरवेज की जो इम्पोर्टेंस है एट प्रेजेंट, तो हमारे पास क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और वो भी बहुत दूर जाने के लिए सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एयरवेज ही है। तो यानी आज के प्रेजेंट टाइम में, टुडे जो टाइम है, उसमें सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट ऑफ कंफर्टेबल, प्रेस्टिजियस भी हो गया है, क्योंकि आजकल हम कहते हैं ना, मैं तो बाय एयर प्लेन से आया हूँ या गया हूँ, तो ये भी एक प्रेस्टिजियस भी हो गया है। तो ये हमारे लिए एक फास्टेस्ट भी है, मोस्ट कंफर्टेबल भी है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। साथ में ये हमारे को बहुत सारी जगहों पर हेल्प करता है। जैसे हमारे बहुत सारे हाई माउंटेन्स जो एरिया होते हैं, जैसे हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी जो मेन पुलिस जो होती है, आर्मी ऑफिसर्स, जो हमारी आर्मी की सेना है, वो वहाँ पर अपनी सर्विस दे रही होती है। तो माउंटेन्स में हुए, डेजर्ट्स में, डेंस फॉरेस्ट में, रिवर्स पे, ओशनिक स्ट्रेचेस पे, जहाँ पर इजीली नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमें बाय एयरवेज हम जल्दी जा सकते हैं। उससे हमें
सामान को या रेस्क्यू करने में भी हमें बहुत हेल्प होती है। जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो वहाँ पर भी हमें जल्दी से रेस्क्यू करने के लिए हमें हेलीकॉप्टर्स हेल्प करते हैं। तो हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि वाई डू यू थिंक एयर ट्रांसपोर्ट इज प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? बिकॉज क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक जो रीज़न है, क्योंकि वो हील से कवर्ड है, डेंस फॉरेस्ट है, रिवर्स है और अचानक आने वाली बाढ़ भी है। तो जो ये फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है ये बहुत सारा जो है, तो वहाँ पर हमें इजीली जो हेल्प होती है बाय एयरवेज होती है। डिजास्टर के समय जैसे बाढ़ भी आ गई या क्वेक हो गया तो इजीली लोगों तक पहुंचना और रेस्क्यू करने में भी हेल्प होती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एयरपोर्ट वाज ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स बट एट प्रेजेंट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे पास दोनों है ना, हमारे पास प्राइवेट एयरलाइंस भी है और गवर्नमेंट एयरलाइंस भी हैं। तो जो इसके नेशनलाइज्ड हुआ था वो हुआ था 1953 में, इसको नेशनलाइज्ड हो गया था। पहले तो प्राइवेट था, फिर इसको हमने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में कर दिया। एयर इंडिया जो प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, दोनों ही हमें मिलती है, हम एक अदर कंट्रीज में भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर यूटिलाइज्ड टू एसेस डिफिकल्ट एरियाज, जैसे रेस्क्यू करने के लिए मैंने बताया, या जैसे हिमालय में जा सकते हैं हम। साथ में जैसे प्राइवेट एयरलाइंस में जैसे एयर एशिया है, स्पाइस जेट है, कई एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमें ट्रैवल करने को इजीली हो जाता है। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन जो इसकी इम्पोर्टेंस एक तो पहली बात तो ये न्यू एडिशन है। पहले तो आपने हमेशा रेलवेज और वाटरवेज रोडवेज के बारे में पढ़ा, ये एक न्यू एडिशन है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो ऐड हुआ है। और जो वाटरवेज, जैसे हम पानी के अंदर से भी पाइपलाइन डाल सकते हैं, पहाड़ों में से भी डाल सकते हैं, तो इसकी जो लेइंग कॉस्ट है वो एक बार आती है इसको पाइपलाइन को डालने के लिए, जिसके थ्रू हम ऑयल, क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, रिफाइनरी से जो फर्टिलाइजर्स होता है वो हम एक प्लांट से या रिफाइनरी से प्लांट तक या एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो लाइंस है जैसे असम टू कानपुर वाली वो ऑयल फील्ड की है, गुजरात की है। तो इन पाइपलाइंस को देखना है हमें अच्छे से, क्योंकि इनमें से भी कोई भी एक पाइपलाइन एग्जाम में बनाने के लिए, मैप में ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। हमें जो इसके एडवांटेजेस हैं वो यही है कि जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर से या बाहर से हम माउंटेन से इसको बना सकते, इसकी पाइपलाइन को डाल सकते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट एक ही बार आती है, लेकिन उसके बाद हम इससे इजीली से बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस नहीं होता, यानी वेस्टेज नहीं होगा आपका जो पाइपलाइन है। तो आपको जैसे ऑयल है तो बार बार एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर से उसमें जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। अगर कहीं लीकेज भी हो जाता है तो हमें इजीली पता चल जाता है, तो हम इसकी मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। और एक ही जो मेजर जो डिफ़िकल्टीज हमें जो फेस करनी पड़ती है वो है जैसे लीकेज ऑफ, डेंजर ऑफ लीकेज। अगर कहीं से लीक हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता तो हो सकता है कि कोई गैस के थ्रू, कोई या ऑयल के थ्रू कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। सेकंड जो होता है वो लैंड यूज रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पाइपलाइन हमें सीधे डालनी हो और हमें वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हम पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं। तो ये उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी जुड़ जाती है। तो पाइपलाइन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस एट प्रेजेंट टाइम में तो बहुत है, क्योंकि एक तो लेइंग कॉस्ट बहुत कम है, फ्यूल एफिशिएंट है, और सबसे अच्छी बात एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च नहीं करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट करने में। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो देखो पुराने समय पे भी होता था, ओल्ड समय पे भी होता था, सबके अपने अपने मेथड थे। और हम और पुराने चल जाएं तो कम्युनिकेशन के लिए लोग कबूतरों को भी यूज़ किया करते थे, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का वे था। तो इसमें थोड़ा सा अब जो है, अब हम थोड़ा सा एडवांस हो गया ना, हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, टीवी है, रेडियो है। तो ये क्या है, ये एट प्रेजेंट के टाइम है। उससे पहले लेटर्स थे, कार्ड्स थे, तो ये कम्युनिकेशन के वे थे। धीरे धीरे रैपिडली चेंजेस हुए हैं और एट प्रेजेंट तो हमें जियो ने बहुत हेल्प कर दी है सब लोगों तक एक्सेस करने में इंटरनेट को।
तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन। पर्सनल मतलब पर्टिकुलर, जैसे लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। मास कम्युनिकेशन में टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म है, ये सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन में होती है। अगर कोई बुक बनती है तो कोई जो बुक है वो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए नहीं है। मूवी बनी है तो उसको सब देखते हैं, किसी एक कैंडिडेट के लिए नहीं होती है। लेकिन अगर फ़ोन आता है, मुझे कोई फ़ोन आता है तो पर्टिकुलर मेरे लिए ही है, इसलिए वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। पोस्टल रिटर्न कम्युनिकेशन जो एक टर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इंडियन पोस्टल है तो उसको ही हम इसमें शामिल करते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। देखो जैसे रेलवे भी लार्जेस्ट है, उसी तरीके से हमारा पोस्टल नेटवर्क भी लार्जेस्ट है, क्योंकि लोग पहले लेटर लिख के ही कम्युनिकेट किया करते थे। आप लेटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता था, तो यानी वो गांव से एक एक प्लेस से, हर जगह से एक पोस्टल काम होता था जिसमें क्या होता था कि इसकी वजह से जो हमारा पोस्टल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड में। और उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी हो गया है, क्योंकि सब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग जैसे फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल्स हैंडल बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसमें फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल। ओके, तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है, एशिया का 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है रैंक में। और हमारे पास टेलीफोन तो है ही से बहुत सारे। जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है, इंडिया वॉज ओपन इन प्राइवेट कंपनीज, तो 90s में वो प्राइवेट कर दिया गया, जिससे हमें इसकी सर्विसेज बेटर हो गई हैं। इंटीग्रेटेड भी है हमारे पास, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन को इंटीग्रेटेड किया हुआ है। मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया के जो लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी। अब जो STD है, जिसको सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी कहते हैं, दिस इज़ नोन एज STD फैसिलिटी, और ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो गाँव में भी जब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई, लोग समझने लगे, जानने लगे, इसको यूज़ करने लगे। मास कम्युनिकेशन में जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं। आजकल न्यूज़पेपर्स भी हर कोई यूज़ करने लगा है, तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज कन्वे हो रहे हैं। दूरदर्शन जो है वो कि नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है, और ये तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री में ही आपको आपके चैनल पे देखने को मिलता है, जिसमें नॉलेजेबल चैनल्स भी हैं। आजकल तो हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर में आपने देखा ही था कि उनको भी मैसेजेस या उनको भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ दी जाती है, तो दूरदर्शन चैनल पे उनसे रिलेटेड बात भी की जाती है, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया जाता है। और बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट टेली चैनल्स भी हैं, रीजनल भी है, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग भी रीजनल चैनल भी डेवलप हुए हैं। साथ में हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो है, यानी रेडियो आकाशवाणी है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो का है। इसमें भी यही है कि हमारे को रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा आपको प्रोग्राम्स, और फार्मर से रिलेटेड हो सकता है, कल्चर से रिलेटेड इसमें बातें की जाती है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अवेलेबल है। अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास है लेटेस्ट में चलता है वो FM रेडियोस चलता है, जिसमें आपको बहुत सारे गाने मिलते हैं, मैसेजेस लोग एक दूसरे को देते हैं, बर्थडे विशेस भी करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कमर्शियल फिल्म्स हैं, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो फिल्म बनती है वो हमारी इंडिया में ही है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है, यानी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन होने का हमें बहुत हद तक यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए जो हमारा जो नेटवर्क है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, वो लार्जेस्ट नेटवर्क में ही कम्युनिकेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफाइंड एज ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो हम एक जगह बहुत सारी कंट्रीज में अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तो आजकल हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल ट्रेड में हो गया है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है और हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल, अमेजन से आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपने बाय इंटरनेट उसको ऑर्डर दिया है। जब उसको ऑर्डर देते हो
तो वो कम्युनिकेशन यूज हुआ, और बाय ट्रांसपोर्ट वो आपके घर तक आ रहा है। तो यानी हमने क्या किया है, कि इंटरनेशनल ट्रेड किया, हमने कुछ चीज़ खरीदी है, वो हमारे यहाँ तक पहुँची है। तो ये तो हमें उसके फायदे मिल रहे हैं, साथ में हमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है, यानी इंडिया की जो इनकम है उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है वो हमारे ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिट प्रूफ हो रहे हैं, जिसमें हमने जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, मिनरल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, केमिकल्स हैं, इन सबको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट। साथ में हमने टूरिज्म को भी डेवलप किया गया है। टूरिज्म से हमें बहुत सारा फायदा है। अगर कोई कैंडिडेट हमारी कंट्री में आता है तो वो यहाँ पर भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट करता है, यानी घूमता है, कहीं पर रहता है, तो वो अर्निंग जो है वो हमारी कंट्री की ही होती है। तो टूरिज्म इन इंडिया अर्न ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, हमें उनसे बहुत सारा जो फॉरेन करेंसी है वो मिलती है। कम से कम 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे इंडिया को अर्निंग हो रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अब ये भी अच्छा है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, कोई ऑटो वाला हो सकता है, होटल्स हो सकते हैं, तो ये सारी उन लोगों को जॉब्स प्रमोट हो रही हैं। साथ में टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। अगर हम एक जगह से दूसरे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी अगर घूमते हैं तो हमें उसकी कल्चर के बारे में, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो एक इंटीग्रिटी का ही काम होता है, हम लोगों में एकता ही बढ़ती है इन चीज़ों से। साथ में लोकल हैंडीक्राफ्ट जो है उनको प्रमोट किया जाता है। तो टूरिस्ट आते हैं, आपको टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको हैंडीक्राफ्ट वर्क्स मिलते हैं। तो इससे यानी लोकल जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज। अगर कोई फॉर अदर कंट्री से आता है तो हमारे देश के कल्चर को समझता है, हमारे हेरिटेज को समझता है, तो हमारी ही कंट्री की तारीफ होती है। फिर जब वो अपने देश में जाएगा तो वापस अपने ही कुछ लोगों को बोलेगा, फिर दूसरे लोग हमारे यहाँ आएंगे, तो हमारा डेवलपमेंट ही होगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, स्पेशली उन्हीं के लिए आते हैं, तो हमने उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स को भी डेवलप कर रखा है। हेरिटेज ट्रेन्स बना रखी हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराती है। उनको ट्रेडिशनल वे में ही सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें गोवा है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ जो इंडिया, साउथ इंडिया के हैं, इन सारी डेस्टिनेशन को टूरिज्म में कवर किया गया है। यानी हमने तो वैसे भी अपना लोगो बना ही रखा है, इंडिया का अपना खुद का जो लोगो है टूरिज्म को लेकर डेवलप किया गया है। तो ये भी एक वास्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और प्रमोट टू एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इंटीग्रेशंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो टूरिज्म हुआ, ये भी हमारी इकोनॉमिक के लिए हेल्प है, लेकिन ये कब डेवलप होगा, जब हमारा कम्युनिकेशन प्लस हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा। और इस टाइम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में जो है ना आज का, वो है कार के बारे में, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है इसलिए कार। तो जो कार है ना, सबसे ज़्यादा जो जिस कलर की सेल होती है वो वाइट कलर है, यानी लोगों को सबसे ज़्यादा वाइट कलर की कार पसंद है। मुझे भी पसंद है वाइट कलर की। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन से कलर की कार पसंद है। तो चलें, बाय बाय।